दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग एनटीटी फर्स्ट ईयर पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूरी क्लियर कर ले। आज का क्वेश्चन है कि बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, बाल अपराध के कारण क्या है, इसका उल्लेख कीजिए। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए बाल अपराध क्या है, पहले हम लोग इसको जानते हैं कि बाल अपराध होता क्या है और इसके कारण क्या होता है। देखिए बच्चे के द्वारा किए गए समान अपराधों को हम बाल अपराध करते हैं। कोई भी बच्चा जो समान अपराध करता है, कोई भी वह अपराध करता है, उसको क्या कहते हैं, हम बाल अपराध करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बालक अपराध करता है उसमें दो तत्व शामिल होता है, जो मुख्य तत्व शामिल होता है। पहला क्या होता है, बच्चे की उम्र होती है, यानी कि जब बच्चा वह अपराध करता है तो उसकी उम्र देखी जाती है कि बच्चे की उम्र कितनी है। ठीक है, उसके बाद अपराध की प्रकृति देखी जाती है कि अपराध किस टाइप का है। तो भारत में अगर बात करें तो जो बालक होते हैं, जो लड़के होते हैं, वे 16 वर्ष तक अगर कोई अपराध करते हैं तो उसे बाल अपराध माना जाता है। लेकिन वही लड़कियां जो होती है, अगर वह 18 वर्ष तक कोई भी अपराध करती है तो उसको क्या कहा जाता है, बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। मुख्य बात यह है कि बाल अपराध की बहुत कम ही घटनाएं जो है पुलिस के रिकॉर्ड में आती है। देखिए बाल घटनाएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन इसकी बहुत कम ही घटनाएं जो होती है वो पुलिस के रिकॉर्ड में आती है। सारी घटनाएं जो पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं आती है बाल अपराध की। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि अब चोरी करता है, कोई जेब करता है, कोई धोखाधड़ी करता है, बहुत सारे वह काज करता है, धोखाधड़ी का काम करता है, तो वह बहुत सारे अपराध करता है। लेकिन सभी का नाम जो है पुलिस के हेड लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, रिकॉर्ड में नहीं आता है, बहुत कम बच्चे का ही आता है। बाल अपराध के दो मुख्य कारण समझा जा सकता है। इसमें हम व्यक्तिगत कारण और परिस्थिति पैदा होने के कारण को कहते हैं। देखिए जो बाल अपराध होता है तो इसके दो कारण हो सकता है। एक तो हो सकता है व्यक्तिगत कारण कि आखिर वह क्यों वहाँ पे उस गलती को किया, क्यों उस अपराध को किया। दूसरा कि आखिर वहाँ की परिस्थिति क्या बनी, किस परिस्थिति के आधार पे वहाँ पे वह अपराध किया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चे में भय या फिर संवेदनात्मक तनाव, जिसको इमोशनल बोलते हैं, ठीक है, असुरक्षा की भावना और बदलने की भावना, ठीक है, कुछ व्यक्तिगत कारण है। देखिए बच्चों के अंदर व्यक्तिगत कारण क्या है, जैसे बच्चों में भय, बच्चे के अंदर अगर डर है तो उस माध्यम से भी वह उस अपराध को करता है। संवेदनात्मक तनाव यानी कि इमोशनल, अगर बोले संवेदनात्मक जिसको बोलते हैं इमोशनल बोलते हैं, अगर वो भी अगर उसके अंदर तनाव है उसके कारण भी हो सकता है। और सुरक्षा की भावना यानी उसके मन में अंदर यह भावना है कि वह असुरक्षित है, तो इस वजह से भी वह कर सकता है। बदले की भावना, या अगर किसी से वह बदला लेना चाहता है इस वजह से भी वह अपराध कर सकता है, या फिर उसका व्यक्तिगत कारण हो सकता है। परिस्थिति संबंधी दशाओं में क्या होता है, बुरी संगत हो जाता है, यानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आखिर परिस्थिति क्या रही होगी। परिवार का दोषपूर्ण, अगर परिवार का स्थिति सही नहीं है, अगर परिवार में वो चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। फिर वातावरण का प्रभाव हो सकता है, या आजकल देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा फिल्म वगैरह देखते हैं, तो फिल्म वगैरह देख के ही वह वैसे ही प्रवृत्ति का करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से ही हो सकता है। तो यह परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि यह जो है वह कैसे यहाँ पर बाल अपराध को कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं बाल अपराध। तो समझिए कि बाल अपराध क्या होता है, इसमें मुख्य तत्व कौन कौन से शामिल होता है और बच्चे कौन कौन से उम्र में बाल अपराध को करते हैं, ये तो आप समझ गए। और बाल अपराध की परिभाषा देखते हैं, तो आपको इसमें से जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों परिभाषा आप लिखें। अगर आप में इसमें से एक भी अगर परिभाषा आपको याद है तो एक भी लिख सकते हैं, लेकिन 2-3 लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें लिख देंगे बाल अपराध की परिभाषा हेडिंग में। और देखिए इसमें वैलेंटाइन के अनुसार इन्होंने कहा कि मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द जो है किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। देखिए इन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी कानून को भंग करता है उसको क्या कहा जाता है, बाल मतलब अपराध कहा जाता है। अगर मोटे तौर पर इन्होंने कहा कि बाल अपराध शब्द जो है किसी कानून को भंग करने के लिए उल्लेख किया जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी कानून का भंग करता है तो उसको क्या कहते हैं, बाल अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, स्किनर ने कहा है कि बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क के द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। देखिए जो बाल अपराध की परिभाषा जो किया गया है कि अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है, कोई वयस्क है, तो अगर उसको मतलब उल्लंघन करता है तो क्या करता है, उसको सजा दी जाती है, उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये स्किनर ने कहा है बाल अपराध के बारे में। गुड के अनुसार, गुड ने क्या कहा है कि कोई भी बालक जिसका व्यवहार समान सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाए, बाल अपराधी कहा जाता है। देखिए गुड ने क्या कहा है कि कोई भी बालक है जिसका व्यवहार जो है समान व्यक्ति से, जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल व्यक्ति है, कोई ऐसा बालक है जिसका व्यवहार आपके व्यवहार से बहुत ज़्यादा ही अलग हो जाए, आपका व्यवहार कुछ अलग है लेकिन उसका व्यवहार कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाए, इतना अलग हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाए। यानी कि आप जो है समाज के नियमों को पालन करके चल रहे हैं, आपकी जो समाज का रीति रिवाज जो परंपरा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन वह उस रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता है, वह समाज मतलब विरोधी हो चुका है, तो वह क्या कहलाता है, वह
बाल अपराधी कहलाता है, वह बाल अपराधी की श्रेणी में आता है। यह किसने कहा है? गुड ने कहा है। अब आइए बाल अपराध के प्रकार को देखते हैं। तो बाल अपराध के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में देखेंगे तो इसमें टाइप्स में देखेंगे तो बहुत सारे होंगे। पहला हो जाएगा माता पिता के नियंत्रण को ना मानना। देखिए बाल अपराध क्यों होता है, इसका कारण क्या है भाई, तो यह इसमें प्रकार देखेंगे, जैसे कि माता पिता के नियंत्रण को ना मानना, अगर माता पिता जो यहाँ पे बातें कह रहा है उसको बच्चे नहीं मानते हैं। दूसरा धूम्रपान करना, आज देखेंगे कि धूम्रपान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से भी आप देखेंगे कि बाल अपराध बढ़ रहा है। फिर लड़ना झगड़ना, हर जगह देखेंगे कि मारपीट शुरू है, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं, हर बात में झगड़ना शुरू। फिर चोरी करना, ठीक है, झूठ बोलना, गंदी व भद्दी भाषण का प्रयोग करना, यानी देखिए ये सभी बाल अपराध की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। बुरी संगति में रहना, अगर अच्छे व्यक्तियों के संबंध में रहेंगे तो साथ में रहेंगे तो आप अच्छा चीज़ें सीखेंगे, लेकिन अगर गलत व्यक्तियों के संबंध में रहेंगे तो फिर आप बुरी चीज़ें सीखेंगे, तो बुरी संगति में रहना। फिर अगला कि उद्देश्य विहीन घूमना, यानी बिना किसी कारण घूमना, आप कहीं भी घूम रहे हैं, उसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, आप किसी कारण से जाते, कोई काम से जाते तो अलग बात है, लेकिन आप बिना काम का घूमते रहते हैं कहीं भी, ठीक है। ऐसे काज करना जिसमें दूसरों को पीड़ा पहुंचने का भय हो, यानी कि आप ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरों को नुकसान होता है, उसको पीड़ा पहुंचता है। फिर अगला है यौन अपराध। यौन अपराध समझते हैं, जो सेक्सुअल आपका यहाँ पे अपराध हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यौन अपराध। अगला है कि कानून को भंग करना, यानी कि कोई भी कानून को बात ही नहीं मान रहा है, कानून का वह खुद का कानून बना रहा है, तो कानून को भंग करना। अगला कि बिना पूछे किसी के घर या उसकी गाड़ी में प्रवेश करना, बिना पूछे आजकल देखेंगे कि किसी के घर में घुस जाएगा, किसी के गाड़ी में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। पलायनशीलता, यहाँ से दूसरी जगह जाना, ठीक है। स्कूलों की वस्तुओं को बर्बाद करना, स्कूल के अनुशासन को तोड़ना, वहाँ की जो वस्तुएं है उसको बर्बाद करना, हमेशा झूठ बोलना, दीवारों पर गंदे शब्दों का प्रयोग करना। आप देखेंगे दीवार पर बहुत जगहों पे कुछ भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो है प्रकार हो गए, किसके हो गए, तो ये सभी जो है बाल अपराध के प्रकार हो जाते हैं। अब आइए बाल अपराध के कारण समझते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। देखिए अब देखिए बाल अपराध के कारण देखेंगे तो उसमें 5 जो है प्रमुख कारण होते हैं। पहला होता है वंशानुक्रम कारण, ठीक है, जैसे हम लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक देखते हैं, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक देखते हैं, इसका वंशानुक्रम कारण हो गया या बाल अपराध का। दूसरा देखेंगे शारीरिक कारण, इसका जो देखेंगे तो फिजिकल भी होता है, ठीक है, फिजिकल कॉजेज होता है। तीसरा देखेंगे तो सामाजिक कारण होता है। चौथा देखेंगे तो आर्थिक कारण होता है। पांचवा होता है मनोवैज्ञानिक कारण। अब आइए देखते हैं पहला जो वंशानुक्रम कारण होता है बाल अपराध का, वह क्या होता है, क्यों होता है। देखिए यहाँ पे सीजर, लोम्ब्रोसो तथा गैरोफेलो इत्यादि। देखिए यह कौन है, यह मनोवैज्ञानिक का नाम है, जो आप देख पा रहे हैं यह मनोवैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने कहा है बाल अपराध के बारे में कि बाल अपराध का कारण जो है वंशानुक्रम होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होती है, क्योंकि जो बच्चे अपराधी होते हैं उसके कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण होते हैं। कहने का मतलब कि अगर देखिए बहुत प्रकृति ऐसा होता है कि अगर उसके माता पिता अगर चोर है, ठीक है, अपराधी है, तो उसके बच्चा में यह गुण आने की संभावना अधिक रहती है। तो इस कारण से भी हो सकता है, उन्होंने कारण बताया है। जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे वैसा बने ही, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है उस पर वंशानुक्रम का जो है प्रभाव पड़ता है। तो यह कारण होगा कि जिन बच्चे के माता पिता अगर चोर है, अपराधी है, तो उनके बच्चे में भी यह गुण आने के कारण, यह गुण आने का ज़्यादा ही चांसेस हो जाता है। दूसरा आता है शारीरिक कारण, जिसको फिजिकल रीजन बोलते हैं। अब देखिए शारीरिक कारणों में शारीरिक दोष तथा हीन स्वास्थ्य अपराधी प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। देखिए जो शारीरिक कारण होते हैं वह शारीरिक दोष को कैसे करते हैं, हीन यानी कि अच्छे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे बच्चों के साथ समाज के अन्य व्यक्तियों का व्यवहार ठीक नहीं होता है। जो शारीरिक रूप से देखेंगे तो कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके साथ उनका व्यवहार जो है बच्चों का सही नहीं होगा। ऐसे बच्चों को चिढ़ना, हीन दृष्टि से देखना, जिससे उसे समाज के प्रति घृणा हो जाती है और वह बदले की भावना से समाज के लोगों के प्रति अपराध करना शुरू करता है। देखिए जो शारीरिक कारण होते हैं, देखिए कुछ बच्चे के अंदर क्या होता है, कुछ दोष पाया जाता है, जैसे स्वास्थ्य के प्रति वह पूरी स्वास्थ्य के रूप से देखेंगे तो वह सही रूप से सही नहीं रहेगा, उसका स्वास्थ्य जो है पूरी तरह से सही नहीं रहेगा। ऐसे में क्या होता है, वह अन्य बच्चों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करता, वह उससे चिढ़ता रहता है, ठीक है, उसको हमेशा जो है अलग नज़र से देखता है, घृणा की दृष्टि से देखता है और हमेशा वैसे लोगों से वो बदला लेने की कोशिश करता है। तो यह भी रीजन आ जाता है आपका, जिसको फिजिकल रीजन बोलते हैं, शारीरिक कारण बोलते हैं। इसके कारण भी बाल अपराध होते हैं। अगला है सामाजिक कारण। और देखिए जो सामाजिक कारण है, जो सोशल रीजन्स है, इसमें जो आप देखेंगे बाल अपराध तो 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक क्या है, फैमिली रीजन को बांटा गया है, यानी कि पारिवारिक कारण है, और एक आपका फैमिली से बाहर यानी कि आउट ऑफ फैमिली रीजन, यानी कि फैमिली के बाहर की कारण को दर्शाया गया है। तो देखिए जो सामाजिक कारण है उसमें पारिवारिक कारण पहला हो गया। जो पारिवारिक कारण में पहला क्या हो जाएगा, टूटा परिवार। देखिए बालकों को अपराधी बनाने में टूटे परिवार का प्रमुख हाथ है। देखिए जिन परिवारों में देखिए जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली होती है
तो वहाँ पे क्या होती है, चांसेस थोड़ा सा कम रहता है। मान लीजिए अगर परिवार टूटते हैं, आपके जो भी परिवार है अगर वह आपस में टूटते हैं, झगड़ा होता है मतलब तो वहाँ पे क्या होता है, वह परिवार आपका टूटता है तो फिर टूटता है तो वहाँ पे आपका अपराध होने के चांसेस ज़्यादा होता है। जैसे देखते हैं कि जिस परिवार में पति पत्नी के बीच में आपसी अलगाव नहीं होता, जैसे जो भी हस्बैंड वाइफ है अगर उनके बीच अच्छा रिलेशन होता है तो बच्चे पे उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। मान लो कि दोनों के बीच जब आपसी झगड़ा हो, हमेशा जो है हस्बैंड वाइफ हमेशा जो है झगड़ते ही रहे, तलाक के ऊपर चले जाए, तो इसमें क्या होता है बच्चे के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, वे बच्चे क्या होते हैं बाल अपराधी में चले जाते हैं, यानी कि बाल अपराध की तरह चले जाते हैं। ऐसे परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है जिसे एक साथ लेकर चलना कठिन होता है। ऐसे परिवार के बच्चे तरह तरह के अपराध करने लगते हैं। तो देखिए, तो अगर परिवार को सही तरीके से रखना है, बच्चे को बाल अपराधी करने से रोकना है, तो उसके कारण क्या है, सबसे अच्छा टूटा परिवार जो होता है उसको अच्छे तरीके से रखना ज़रूरी है। ताकि अगर जो हस्बैंड वाइफ है अगर उनके बीच अगर झगड़ा होती है तो फिर ये तो बात जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे पर भी उसका असर पड़ेगा। अब मान लो कि आपके आस पड़ोस में है झगड़ा चल रहा है तो उसका प्रभाव आपके आस पड़ोस में भी चलेगा। आप मान लो कि अच्छे सोसाइटी से हो और वहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति आ गए जो मतलब सही नहीं है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, आपका प्रभाव भी वैसा पड़ता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छे परिवार में अच्छे पड़ोसी में का होना जरूरी है, एक अच्छे समाज में। चलिए अगला देखते हैं कि अपराधी भाई बहनों का प्रभाव। अब देखिए, टूटा परिवार हो गया जो सामाजिक कारण में देखिए हम लोग पारिवारिक कारण में, और दूसरा कि अपराधी भाई बहनों का प्रभाव। यदि किसी परिवार में उसके भाई बहन पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कहने का मतलब कि अगर घर का कोई एक सदस्य, चाहे वह भाई हो चाहे बहन हो, पहले से वह गलत काम कर रहा है तो उसका असर कहीं ना कहीं उसके भाई पे या उसकी बहन पे पढ़ने लगता है। ये भी जो है इसका कारण है बच्चे के अपराधी बनाने में। अगला है अशिक्षित माता पिता। जिनके माता पिता अशिक्षित होते हैं उनके बालक जो है कहीं ना कहीं ऐसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता जो बच्चों को सही रूप से डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, कैसे इसके साथ व्यवहार करना है, इसलिए वह क्या करते हैं वहाँ पे गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो अशिक्षित माता पिता यानी कि जिन बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, इस कारण से भी अपराध होते हैं, बच्चे बाल अपराध करते हैं। अगला कि अनैतिक परिवार। किसी भी परिवार में यदि माता पिता या परिवार के कोई भी सदस्य अनैतिक कार्य करते हैं तो उसको घर को अनैतिक परिवार कहा जाता है। कहने का मतलब कोई भी परिवार है यदि उसके माता पिता बच्चे के माता पिता पेरेंट्स की बात करें, ठीक है, कोई भी अगर गलत काम करता है, अच्छा काम नहीं करता है तो उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। इस परिवार के बच्चे धीरे धीरे अनैतिक कार्य करना शुरू कर देते हैं। किशोर लड़के तथा लड़कियाँ दोनों ही अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, चाहे वे लड़के हो या लड़कियां हो। अगर वह माता पिता उनका सही तरीके से देखभाल नहीं करते, अगर सही तरीके से उनके परिवार को नहीं चलाते हैं तो फिर क्या होता है, वे भी बाल अपराधी बन जाते हैं। तो अनैतिक परिवार होता है। अगला है माता पिता द्वारा तिरस्कार। देखिए, बच्चों पर माता पिता के व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का सबसे अधिक प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। जब बालक को अपने माता पिता द्वारा प्यार नहीं मिलता है, ठीक है, और उसे बार बार उसे दंडित किया जाता है, तो ऐसे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक विद्रोह की भावना आने लगती है, जिसके स्वरूप ये क्या क्या करता है, वो अपराधी बनने शुरू कर देता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो सौतेले माँ बाप का प्यार से वंचित रह जाना। देखिए, कहने का मतलब कि जो किसी बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या मम्मी की मृत्यु हो जाती है, तो अगर उसकी सौतेली माँ आती है तो उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं होता है। तो उसके साथ, या फिर कोई पिता है तो किसी की पिता की मृत्यु हो जाती है, अगर उसके अगर सौतेले पिता है, ठीक है, उसके बाद तो फिर उनको उतना मान सम्मान नहीं मिलता है। यानी पिता के द्वारा क्या किया जाता है, माता पिता के द्वारा तिरस्कार किया जाता है, बच्चों का आदर नहीं किया जाता है, उनका मान सम्मान नहीं किया जाता है, उनकी देखभाल नहीं की जाती है। इस कारण से क्या होता है ना, बच्चे जो है बाल अपराधी बन जाते हैं। ठीक है, अगला है कि दूषित नियंत्रण। देखिए, जिन घरों में बालकों पर अधिक कड़ा नियंत्रण होता है या नियंत्रण में कमी होती है, उन घरों में बालक बहुत जल्दी गलत ही काम करने लग जाते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि कोई बालक है तो बालक को आप कंट्रोल में उतना ही रख सकते हैं जितना रखना चाहिए। अब ज़रूरत से ज़्यादा अगर उस पर पाबंदी करेंगे, बहुत ज़्यादा अनुशासन लगाएंगे, तो फिर आप उसको नियंत्रण सही से नहीं कर पाएंगे, तो उसका जो है कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ेगा। तो जिन घरों में अगर अधिक जो है अनुशासन होता है, कड़ा नियंत्रण होता है बच्चों के ऊपर, उन घरों में बालक बहुत जल्दी ही गलत काम करने लग जाते हैं, तो अर्थात अपराधी प्रवृत्ति की ओर उसका अधिक झुकाव होने लगता है। तो इसलिए बच्चों को उतना ही मतलब लाड़ प्यार भी करना चाहिए और उतना ही मतलब उसको नियंत्रण में रखना चाहिए जितना कि वह गलत कामों में न जाए। तो उसको अधिक से अधिक अगर आप ज़्यादा से मतलब नियंत्रण में रखेंगे तो फिर क्या होगा, वह गलत कामों में लिप्त हो जाएगा। अब आते हैं परिवार के कुछ बाहरी कारण को देखते हैं। अब परिवार का कुछ बाहरी कारण क्या है, सम एक्सटर्नल रीजन फॉर फैमिली। देखिए, बुरा पड़ोस, मैंने आपको बताया कि अगर आप जिस पड़ोस में हैं, अगर आपका पड़ोसी अगर अच्छा है तो फिर आप बहुत अच्छे से रहोगे। लेकिन अगर पड़ोसी आपका ख़राब है, यदि शराब पीता है, ठीक है, धोखेबाज है, गुंडा प्रवृत्ति का है, चोर है, बदमाश है,
ठीक है, तो उसका प्रभाव बालक पे पड़ेगा। मान लो कि बालक पढ़ने बैठा, उसी समय आपके पड़ोसी जो है अब वह दारू पी के ही हल्ला मचाना वहाँ पे शुरू कर दे, तो इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि डेली की उसकी रूटीन बन जाएगी और बच्चे का दिमाग वहाँ से डाइवर्ट होगा। तो अगर बुरा परिवार है, बुरा पड़ोस है, तो उसका रीजन भी देखते हैं, उसका भी प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है और बच्चे जो है उसका मतलब वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अच्छा पड़ोस होना जरूरी है। अगला कि उचित मनोरंजन संबंधित साधनों की कमी। अब ये भी कारण है कि मान लीजिए कि जो उचित मनोरंजन है, बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनको खेलने का भी समय चाहिए, तो खेलने के लिए अगर समय चाहिए, खेल में भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, अगर वे अच्छी चीज़ें खेलते हैं तो फिर अच्छे बनते हैं। अगर वे गलत चीज़ें खेलते हैं, जैसे कि अब जुआ खेलना शुरू कर दे, ताश खेलना शुरू कर दे, मारपीट शुरू कर दे, ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, इससे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, और इससे उनमें अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और वह अपराध करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उचित मनोरंजन संबंधी साधनों की कमी। अगर मान लो कि उचित संसाधन नहीं है मनोरंजन के लिए बच्चों के, तो वह तो क्या करेगा, ताश खेलेगा, जुआ खेलेगा, इस मारपीट तो करेगा ही ना। और जब मारपीट करेगा तो वह तो अपराधी बनेगा ही। तो इसलिए उचित मनोरंजन भी उसको मिलना चाहिए, उसका साधन भी मिलना चाहिए उचित मनोरंजन का, ठीक है। अगला है होटल तथा क्लब। देखिए, होटल तथा क्लब का वातावरण ठीक ना होने से कभी कभी बालक अधिक अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। देखिए, होटल तथा क्लब की बात करें, अगर उसका इन्वायरमेंट सही नहीं है तो बच्चे अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि इन होटलों एंड क्लबों के मालिक भी इनसे जुड़ जाते हैं, इन बालकों से गंदे कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो समाज के विरुद्ध होता है। देखिए, जो होटल होते हैं तथा क्लब होते हैं, आप देखते हैं कि वातावरण वहाँ का ठीक नहीं होता है, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बाल अपराधी के बन जाते हैं, क्योंकि इन होटल के मालिक को देखिएगा तो बच्चे से क्या करते हैं, गंदे गंदे काम करवाते हैं, ठीक है। बहुत बार देखते हैं कि होटलों में छापा भी पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसका भी रीजन है जिसके कारण से बच्चे क्या होते हैं, मतलब अब बाल अपराधी बनते हैं, कम उम्र में ही बनते हैं, ठीक है। अगला कि विद्यालय की परिस्थितियाँ। यदि बालकों में विद्यालय के प्रति रुचि नहीं होती है, बौद्धिक कुशलता में कमी या पढ़ाई को पर्याप्त सुविधाएं न होने पर उसके बाल अपराध की भावना अधिक होने लगती है। देखिए, अगर विद्यालय की परिस्थितियाँ की बात करें, अगर विद्यालय में सही से पढ़ाई नहीं हो पाता है तो फिर बच्चे जो है गलत संगत में पढ़ेंगे ही। बालक विद्यालय से भाग के कहाँ जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है। कभी कभी देखते हैं कि बालक विद्यालय में तो है ही, उसकी किताब तो विद्यालय में ही है ही, लेकिन वह विद्यालय में नहीं है, वो विद्यालय से बाहर है। तो कभी कभी विद्यालय में आप आसपास देखेंगे तो बच्चे शराब पीते हैं, सिनेमा घर में चले जाते हैं, जुआ खेलने का अड्डा बना लेते हैं, कहीं कुछ नशीली दवाइयों का सेवन करने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है, उसमें बाल अपराध की प्रवृत्ति जो है अधिक हो जाती है। तो विद्यालय की परिस्थितियाँ इसके लिए भी जिम्मेदार होती है, इसका कारण होती है। अगर विद्यालय का वातावरण सही है, विद्यालय में सही से पढ़ाई हो रही है, सही से शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो फिर बच्चे पर इसका गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन विद्यालय की परिस्थितियाँ में अगर देखेंगे कि सारी सुविधाएं नहीं है विद्यालय में, तो बच्चे वहाँ से भागना शुरू करेंगे और वह कहीं जुआ खेलेगा, कहीं सिनेमा घर में जाएगा, कहीं शराब पिएगा, कहीं नशीली दवाइयों का सेवन करेगा, ये सारी चीज़ वह करता रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि बुरे प्रौढ़ व्यक्तियों का साथ। यदि प्रौढ़ व्यक्ति बूढ़े होते हैं तो कभी कभी इनके संपर्क में आने के कारण बालक भी बुरा असर पड़ता है। यानी कि जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति जिसको कह सकते हैं, तो अगर वे अच्छा होते हैं तो बच्चों को भी सही ज्ञान देंगे, लेकिन अगर वही गलत हो जाते हैं तो उनके संपर्क में आने वाला हर बच्चा जो है गलत हो जाएगा। इस अंतर के व्यक्तियों के साथ रहने पर वह आरामदायक और विलासिता के बीजों का प्रयोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसकी पूर्ति न होने पर अपराध की ओर बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर जो बूढ़े प्रौढ़ व्यक्ति है उनका साथ अगर बच्चों को सही तरीके से मिलता है तो वह सही करता है, लेकिन वही जब गलत है तो वह तो बच्चे सीखेगा ही। तो बूढ़े प्रौढ़ व्यक्तियों के कारण भी बाल अपराध जो है होता है। अगला कि विज्ञापन एवं प्रचार। आज के आधुनिक युग में सबसे अनेक प्रकार के फैशन संबंधी वस्तुओं का विज्ञापन के जरिए प्रचार होता है। देखिए, अब देखेंगे कि विज्ञापन पर भी प्रचार का भी, जब आपका टीवी चल रहा होगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप टीवी पर देख नहीं सकते उस समय, कभी आप देखेंगे तो फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते हैं। तो आज के आधुनिक युग में अनेक प्रकार के फैशन संबंधी वस्तुओं का विज्ञापन के जरिए प्रचार होता है। बहुत सारे फैशन होती है, अर्धनग्न चित्र होता है, अश्लील पोस्टर होते हैं, वाक्यों का प्रभाव पड़ता है जिससे वह बुरे कार्यों का शुरू कर देता है। देखिए, बच्चे जब देखेंगे, बच्चे तो बच्चे हैं, अब उसके अंदर बाल अपराधी तो आएगी। जब फिल्म देखता है तो वह देखेगा, अश्लील वीडियो देखेगा या फिर अश्लील वहाँ पे पोस्टर देखेगा, अश्लील वहाँ पे अगर विज्ञापन देखेगा, फैशन देखेगा, तो वह अट्रैक्ट होता है उसके प्रति, और जब अट्रैक्ट होता है तो वही गलतियाँ करता है, बाल अपराध करता है, ठीक है। चलिए अगला है कि संगी साथी। देखिए, कभी कभी वह संगी साथी के साथ भी, यानी कि कभी कभी अपने दोस्तों के साथ भी वह रहता है जिसका उसको गलत मैसेज आता है, उसका गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कभी कभी उसके साथी जो है गलत कामों में लिप्त होते हैं और वह उसको बढ़ावा देते हैं कि तुम भी ऐसा करो, तो उसके कारण भी वह बाल अपराध को करता है। अगला एक सामाजिक प्रथा है। समाज में प्रचलित प्रथाएं भी बाल अपराध को जन्म देती है। देखिए, समाज में कुछ प्रथाएं भी है जो बाल अपराध को जन्म देती है, जैसे विधवा बाल विवाह
पुनर्विवाह निषेध, दहेज प्रथा, ऐसी प्रथाएं प्रचलित है जिसमें अपराधी जो है प्रवृत्तियाँ विकसित होती है। कहने का मतलब हमारे समाज में कुछ जो है प्रथाएं भी है जो क्या करते हैं, बाल अपराध को जन्म देती है। जैसे में विधवा बाल विवाह है, ठीक है, विधवाओं का फिर से विधवा बाल विवाह हो गया, फिर पुनर्विवाह निषेध हो गया, दहेज प्रथा हो गया। ये सभी चीज़ें जो है सामाजिक जो कुरीतियाँ है ये भी जो है बाल अपराध को जन्म देती है। ये तो हो गया। तीसरा आपका सामाजिक कारण में आप देख लिए, यानी कि परिवार का जो रीजन हो गया, परिवार के बाहर का रीजन हो गया, वो देख लिए। अब आइए देखते हैं चौथा जो हो जाएगा आपका, चौथा पॉइंट जो था आर्थिक का, ठीक है, आर्थिक कारण हो जाएगा जिसको इकोनॉमिकल रीजन बोलते हैं, निर्धनता जिसको गरीबी बोलते हैं। देखिए बाल अपराध को जन्म देने वाली अनेक परिस्थितियाँ होती है जिसमें बालक अपराध करने लग जाता है। उसमें बहुत कारण जो देखेंगे कि गरीबी होती है। अब मान लो कि किसी बालक के पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, बहुत ज़्यादा गरीब हो और वह अपनी भूख मिटाने के लिए भी चोरी करता है, बहुत सारी झूठ बोलना सीख जाता है, तो गरीबी भी उसके लिए कारण है। अगला कि बेकारी भी निरंतर का समान एक ऐसा आर्थिक कारण है जो बाल अपराध को जन्म देती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है अर्थात किशोरावस्था में प्रवेश करता है। देखिए किशोरावस्था क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो बालक जन्म लेता है वह शैशवावस्था में होता है। जब जन्म के समय वह भ्रूणावस्था में होता है, उस समय से जब वह जन्म लेता है तो वह कहाँ होता है, वह शैशवावस्था में होता है। और 1 से लेके 5 वर्ष तक बालक जो होता है कहाँ तक रहता है, शैशवावस्था में रहता है, जिसमें शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं पूर्व शैशवावस्था, एक को बोलते हैं उत्तर शैशवावस्था, ठीक है। फिर शैशवावस्था की समाप्ति के बाद बालक जो है कहाँ पहुँचता है, बाल्यावस्था में पहुँचता है, जिसकी उम्र जो होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक की चलती है यह अवस्था, जिसको बाल्यावस्था बोलते हैं। फिर 13 से लेकर जो 18 वर्ष की अवस्था होती है उसको किशोरावस्था बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। तो वकारी भी निरंतरता का एक समान आर्थिक कारण है जो बाल अपराध को जन्म देती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है अर्थात किशोरावस्था में पहुंचता है, यानी 13 से लेकर 18 वर्ष तक, तो वह चाहता है कि उसके पास बहुत सारे जीविकोपार्जन करने का साधन हो, यानी कि बहुत सारे उसके पास ऐसी चीज़ें हो जहाँ से वो अपने आप को मौका दे सकता है, उसके पास वह पाने को हो, ठीक है। तो वह अपनी भूख तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज विरोधी कार्य से प्रारंभ कर देता है। मान लो उसको अगर भूख लगता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वह जेब काटना शुरू करेगा, चोरी करना शुरू करेगा, ठीक है। जब वह युवा अवस्था में पहुंचता है और माँ बाप बच्चे को ताने देने लगते हैं, ठीक है, जिससे परेशान होकर वो अपराधी बनता है। मान लीजिए कि वह नहीं करेगा, जब युवा अवस्था में पहुंचेगा, बच्चा बड़ा होगा तो उसके माता पिता बोलेंगे कि तुम तो निकम्मा हो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में वे क्या करते हैं, उनके अंदर बाल अपराधी बनने की लालसा क्या करते हैं, बाल अपराधी वो हो ही जाता है। अगला कि अनुपयुक्त व्यवसाय। देखिए ऐसा व्यवसाय जो मतलब जिसमें उसको फ़ायदा ना हो या उसके लिए अनुपयुक्त हो। जैसे अनुपयुक्त व्यवसाय में हानि से भी बालक अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि उसकी योग्यता अनुसार व्यवसाय नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब कि वह जिस व्यवसाय को पसंद करता है उसके अकॉर्डिंग वह व्यवसाय नहीं मिलता, उसको दूसरी चीज़ें मिल जाती है जिसको वो पसंद नहीं करता है। जिस जॉब में उसका मन नहीं है वो चीज़ें उसको मिल जाती है, तो फिर उसके लिए वह गलत हो जाती है, वह उसका मन ही नहीं लगेगा उसमें। तो ये भी एक रीज़न है। और चौथा आ जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक कारण, यानी कि साइकोलॉजिकल रीज़न भी होता है। जैसे यदि बालक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो अथवा उसकी इच्छाओं का दमन किया जाए तो उसके मन में हीन भावना पनपने लगती है। देखिए चौथा जो आपको बताए थे साइकोलॉजिकल रीजन, तो यदि कोई भी बालक है उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, ये वह मेंटली डिस्टर्ब हो, ठीक है, अगर जो उसकी रुचि हो, जो उसकी आवश्यकताएं हो, जो उसकी क्षमता हो, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको ना सीखने को मिला जाए, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको ना चीज़ें मिले, तो वह क्या होता है, वह अपराधी बन जाता है। ऐसे बालक को घर में कोई प्रेम नहीं करता, ऐसे बालक के साथ कोई भी घर में प्रेम नहीं करता, सभी उसको क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं, और ठीक है ना, वैसे जो है उसका हिंसात्मक शुरू करता है। जो अगर मेंटली डिस्टर्ब होता है, देखते ना कि वह पागल टाइप का होता है, ठीक है, जो उसकी अपेक्षा जो करता है, जो अपने अकॉर्डिंग वह काम नहीं कर सकता है। तो आज की क्लास थी आपकी, जिसमें आपने देखा कि बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, बाल अपराध के कारण क्या है, यह उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप जरूर ही क्लियर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि बाल अपराध को रोकने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। थैंक यू।